हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉप पेपर सेकंड है उसके यूनिट सेकंड के जो है ना, उसमें आपका पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत योजना एवं उपागम यानी प्रिंसिपल प्लानिंग अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है ना। और इसके पहले के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और यदि आप देखना चाहते हैं तो बीएड के जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान रखते हैं। सबसे पहले देखिए, पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम बिना सोचे समझे जाने वाली क्रिया नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक सुनियोजित क्रिया है। हम लोग जैसे पिछले जितने वीडियो हैं उसमें बता दिया गया है कि पाठ्यक्रम क्या है, एक सुनियोजित क्रिया है। ठीक है ना। यानी एक प्लानिंग के तहत बना हुआ है। ठीक है ना। क्लियर है। फिर कहा जा रहा है जिसमें छात्र की समस्त क्रिया एवं अध्यापक मार्गदर्शन को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है ना। अध्यापक जो है ना वो मार्गदर्शन को में क्या करता है, व्यवस्थित करता है, और इसको केंद्र मानकर यानी पाठ्यक्रम को केंद्र मानकर इसके आसपास या इर्द गिर्द क्या करता है, शिक्षात्मक प्रयास करने की कोशिश करता है। ठीक है। क्लियर है ना। तो देखिए, सबसे ऑब्जेक्टिव जब बनेगा क्वेश्चन तो बनाया जा सकता है कि पाठ्यक्रम क्या है, तो वहाँ आपको डालना होगा सुनियोजित क्रिया है। फिर ऐसे आपसे क्वेश्चन मार दिया जाता है कि अध्यापक पाठ्यक्रम को क्या मानता है, तो केंद्र मानता है। क्लियर है ना। फिर आ जाइए उसके निम्नलिखित सिद्धांत। तो देखिए, बहुत सारे इसके सिद्धांत हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत लिया है, जैसे लचीलापन का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत और सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। यही चीज़ें हैं। और सारे देखिए, जब इसमें से ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन बनेगा तो 3 दे दिया जाएगा और उसमें से एक गायब कर दिया जाता है, बस बाकी तो आप देख ही लोगे। और देखिए, ऑब्जेक्टिव पेपर यदि होता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव को पेपर होना चाहिए होना चाहिए, और सही में मैं भी ऑब्जेक्टिव पेपर का ही सपोर्ट करता हूं ताकि अच्छे नंबर आप लोग मिल जाए। ठीक है। और मैंने एक कॉलेज में कॉल किया था तो उस कॉलेज में बताया गया कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है ना। कैसा सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका क्या सब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि 2021 में जो था ना, 2021 का पेपर, उसमें भी मैं कॉल किया था जिस टीचर को, वो बोल रहे थे कि सब्जेक्टिव ही होगा पेपर, लेकिन हुआ क्या, लास्ट लास्ट में जाके वो ऑब्जेक्टिव बन गया। ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी के डिपेंड होता है कि किस तरह का पेपर लेगा, सब्जेक्टिव लेगा या ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग यूट्यूब वाले चिल्लाएंगे ऑब्जेक्टिव 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 नहीं होगा, तो आप ही लोग कहोगे कि देखिए सर ने बोल रहे थे ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, और सब्जेक्टिव भी बता रहे हैं, यदि ऑब्जेक्टिव हो जाए तब भी आप लोग दोष देंगे। तो देखिए, ये यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा विभाग है ना, वही इसको क्या करता है, बताता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पगलाने की कोशिश मैं हरगिज नहीं करता हूँ, मैं सीधे कहता हूँ। देखिए, मैं जिस कॉलेज में फ़ोन किया था उस कॉलेज में बोला गया क्या, सब्जेक्टिव, तो मैं आपको सब्जेक्टिव ही बता रहा हूँ। ठीक है। और यदि ऑब्जेक्टिव बन जाता है तो मैंने क्या किया कि मानिए ऑब्जेक्टिव जब पेपर हो जाता है तब, तो इसलिए मैं क्या क्या हूँ कि सब्जेक्टिव तो बता ही रहा हूँ, साथ में यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि दोनों आपका क्लियर रहेगा। ठीक है। अब आइए पाठ्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार। आइए देखिए, पाठ्यक्रम के संगठन निर्भर करने होने के कारण, देखिए पाठ्यक्रम एक संगठन पर निर्भर होता है, उसके कारण इसके अनेक दृष्टि के आधार पर देखे जाने लगा, जैसे छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है, ऐसे ही एकीकृत पाठ्यक्रम। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वही हमने इसमें इंक्लूड किया है। आइए छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इस पाठ्यक्रम का प्रारंभ कहाँ से हुआ, जॉन डीवी के लेबोरेटरी स्कूल से हुआ। और इसमें पाठ्यक्रम को आधार न मानकर किसको आधार माना गया, छात्र को आधार माना गया। और यह पूर्णतः कौन सा होगा, मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है। यह पूर्णतः कैसा है, पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठ के आ जाएगा कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्भव कहाँ से हुआ। तो देखिएगा, जॉन डीवी के लेबोरेटरी स्कूल। ठीक है ना। और इसमें पूछा जा सकता है कि छात्र केंद्रित में किसको आधार मानकर पाठ पर पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम को पढ़ाया, तो छात्र को आधार मानकर पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। और यह इसमें से पूछा जा सकता है कि कौन मनोवैज्ञानिक है, कौन अमनोवैज्ञानिक है। तो ध्यान रखिएगा, यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, और जो अमनोवैज्ञानिक होंगे उसको नीचे हम लोग देख लेंगे। आइए देखिए, इसके कुछ प्रमुख गुण हैं भी हैं। देखिए, यह छात्र के क्रियात्मक पक्ष पर बल देता है, यानी जो छात्र क्रिया करेगा ना उसी पर क्या करता है, बल देता है। क्लियर है। एक मिनट, पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई। चलिए दोस्तों, देखें हम लोग अपना इसमें से गुण है। तो सबसे पहला गुण बताया जा रहा है कि पाठ्यक्रम में छात्र को क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है, यानी बच्चा क्रिया करता है तब सीखता है। ठीक है। फिर इस पाठ्यक्रम के आधार पर मंटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति तथा योजना पद्धति में जैसे आधुनिक शिक्षा पद्धति का विकास हुआ। तो ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम से किस पद्धति का विकास हुआ, और ऑप्शन आ जाएगा मंटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति या योजना पद्धति। तो इसका सभी राइट आंसर होंगे। इसमें से पूछा जा सकता है नहीं भी, तो इसके अलावा यदि कुछ और दे रहा है तो वो समझ जाइएगा नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, छात्रों की आवश्यकता, रुचि, संवेग एवं योग्यता पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, जो आवश्यकता है वो उसके रुचियों, मतलब जिस तरह की वो रुचि ले रहा है उसमें उसके संवेगों पर आधारित है, संवेग तो आप जानते ही होंगे, और योग्यता पर आधारित है। फिर आइए, इसका एकमात्र
उद्देश्य है अधिगम को प्रोत्साहित करना। क्या है? अधिगम को प्रोत्साहित करना, यानी अधिगम को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या किया जाए, प्राप्त किया जाए। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि इस पाठ्यक्रम को प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम किस विचारधारा पर आधारित है, तो प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव बनेगा तो, और सब्जेक्टिव बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बना जा सकता है कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम का गुण बताइए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषता बताइए, तो आप ये भी लिख सकते हैं, या छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम का व्याख्या कीजिए, तो ये पूर्णतः आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। आइए देखिए, इसका जो उद्भव है ना, या इसका उद्भव हुआ है कहाँ से? ग्रीक के रोम के विद्यालयों से हुआ है। प्राचीन ग्रीक तथा रोम के विद्यालयों में हुआ है इसका प्रारंभ। ठीक है, सबसे पहले अब इसमें क्या किया जाता था? देखिए, छात्र केंद्रित में छात्र को महत्व दिया जाता था, लेकिन ये क्या है? विषय केंद्रित है, यानी विषय को, पाठ्य पुस्तकों का महत्व दिया जाएगा, यानी विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तकों का महत्व दिया जाता है। और बालक जो होते हैं इसमें गौण स्थान प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। पुस्तक ज्ञान पर आधारित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? पुस्तकीय केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को हम पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए, इन्होंने कुछ परिभाषा भी है इसमें, जिसमें अल्बर्टी महोदय ने दिया था कि जिस छात्रों को क्रियाएं और विषय केंद्रित का आधार निश्चित तथा संगठित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विषय केंद्रित से है, तो ये समझिएगा कि विषय केंद्रित का ही परिभाषा है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है भाटिया और नरंग का परिभाषा है। देखिए, परिभाषा आप लोग कुछ पढ़ लीजिएगा, और देखिए जब सब्जेक्टिव होता है ना, तो कोटेशन जो आप लिखिएगा बहुत अच्छे से लिख दीजिएगा, तो आपके नंबर आ जाते हैं। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है। ठीक है, क्लियर है ना? तो नारंगी जी का ये कथन है कि परंपरागत प्रणाली पाठ्यक्रम को अलग अलग विषयों में उस समूह के रूप में मानती है जिन्हें छात्रों को पढ़ाना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, जो मेरा वीडियो पूर्णतः नहीं देखते हैं उन्हीं को क्वेश्चन पे डाउट होता है कि ये सर बता दीजिए पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव। आप मेरे पूर्णतः वीडियो देखिए, टाइम निकालिए, अब तो बीएड का पेपर देना ही है। ठीक है, तो देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। ठीक है, आइए विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण हम पढ़ते हैं कुछ। तो देखिए, इनमें सबसे पहले गुण जो है ना, क्या कहा जाता है गुण में? कि इस पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापक को क्या किया जाता है? अध्यापकगण दोनों सुनिश्चित करते हैं। ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम में अध्ययन व अध्यापकगण, ठीक है, दोनों क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं, यानी विषय और अध्यापक दोनों सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमें ये पढ़ाना है, विषय देख लिया उसके अनुसार पढ़ा दिए। फिर कहा जा रहा है कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट और परिलक्षित होता है, मतलब सीधे देखता है कि हमें 1 या 2 क्लास में हमें जोड़ पढ़ाना है, तो वो सीधे दिख रहा है विषय। ठीक है, यानी स्पष्ट परिलक्षित होता है। फिर ये दोनों वर्ग पसंद करते हैं। जैसे हम लोग का सिलेबस होता है, तो हम सिलेबस को पूर्ण कर लेते हैं तो हमें भी खुशी होती है, और शिक्षक भी पढ़ा देते हैं तो लगता है कि हाँ, दोनों हमारा सिलेबस पूर्ण है, यानी दोनों वर्ग इसको क्या करते हैं? पसंद करते हैं। फिर इस परिवर्तन और संशोधन सरलता से किया जा सकता है। मानिए कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसकी जगह पर दूसरा कोई क्वेश्चन ला दिए, परिवर्तन हो गया, संशोधन भी कर सकते हैं आप उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इस पाठ्यक्रम का आयोजन, शिक्षण व मूल्यांकन तीनों ही कार्य में सरलता से किया जाता है। तो आसानी से इसमें हम क्या कर सकते हैं? सरलता से कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है? आइए नेक्स्ट। अब इनके कुछ दोष भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है दोष भी डाल दे, और विषय केंद्रित का दोष डाल भी देता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसकी चीज़ और है, इसके साथ ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, कैसे बनेंगे हम आपको बताते हैं। तो ध्यान रखिए, यह केवल परीक्षा को उत्तीर्ण होने पर ही बल देता है। तो ध्यान रखे रहेगा कि पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम है जो केवल ही परीक्षा को उत्तीर्ण होने पर ही बल देता है, तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है। ठीक है, इसमें क्या है? सर्वांगीण विकास असंभव है, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं? पाठ्य वस्तु को पढ़ते हैं, बस हो गया, कोई इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती है, तो इसलिए यह असंभव है, सर्वांगीण विकास होगा नहीं बच्चे का। ठीक है, साथ में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है, और विज्ञान की खोज पर नाम की विज्ञान की खोज पर। तो ध्यान रखिएगा, विज्ञान की खोज पर ऐसा कोई चीज़ें नहीं दिया जाता है, सीधे कहा जाता है ये पढ़ लो, रट लो। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं, तो इसके दोष हैं। ठीक है, और इस लिखित सामग्री को अध्ययन केंद्र मानकर शिक्षण किया जाता है। एक लिखित सामग्री मिल जाए आपको, तो उसी में से हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। हम लोग कहीं से गूगल पे, सबसे ज़्यादा तो हम लोग गूगल पर देखते हैं, और गूगल पर कौन क्या चढ़ा रहा है वो कोई नहीं जानता। गूगल पर आपको दिख गया कि हाँ ये है, तो आप उसको सही मान लेते हो, लेकिन गूगल पर ये भी ध्यान रखना कि हम भी चढ़ा सकते हैं, आप भी चढ़ा सकते हो। तो इसलिए उसका जो विकिपीडिया आती है ना, उसका जो ऑथेंटिक होता है, क्लियर है ना? तो आप स्पष्ट हो जाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि जो लिखित है उसको मान लिया और कहें कि हमने गूगल पे देखा है, तो गलत भी होता है। ये क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। देखिए, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम जो है अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी, जो अभी मैंने बताया था छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, क्लियर है ना? उन्हीं ने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम दिया था। अब आइए, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उसे कहते हैं जिसे विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को विशेष स्थान दिया जाता है। जैसे क्रियाकलाप करेगा बच्चा, प्रयोगशाला में जाएगा तभी तो उसका होगा, तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इसमें बालक को समाप्रयोगी कार्य करने में सक्षम बनाया जाता है। यानी जो बच्चे होते हैं जैसे काम दोगे वैसे करेंगे, और वो सीखने पर माहिर होते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? और आसानी से उस तरह के कार्य कर सकते हैं। आइए इसके कुछ हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? गुण पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये मानसिक और शारीरिक विकास दोनों करता है। तो देखिए, आप मेहनत करोगे, जाहिर सी बात है शारीरिक का विकास होगा, साथ में आपका मानसिक विकास भी हो। क्लियर है ना?
फिर यह सामाजिक कल्याण की भावना उत्पन्न करता है, यानी समाज में आपको, समाज में रहने पर क्या होगा, आपको सामाजिक कल्याण भी करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, साथ में यह पाठ्यक्रम में बालक को क्रियाशील बनाए रखता है और यह आवश्यकता रुचि पर आधारित है, यानी बालक जो चीज़ करना चाहता है उस तरह पर कर सकता है, उसकी रुचि पर ही आधारित है। ठीक है, आइए इसके हम कुछ दोस्त पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए, इसको अपनाने के लिए शिक्षक, छात्र, अभिभावक और मानसिक तौर पर तैयार करना होगा। देखिए, अब मानिए आप ही मान लीजिए कि जो बच्चा, अच्छा, न्यू शिक्षा नीति में जो आया है कि हम लोग 10वीं तक का क्या करेंगे, कुछ स्किल देंगे बच्चे को। ठीक है, मैंने मान लिया स्किल दे रहे हैं हम बच्चे को। अब हमने कहा कि हम बना रहे हैं क्या, कोई कारपेंटर का काम करने लगा, कोई पेंटर का काम करने लगा, तो ये सब बच्चे को सिखाया जाएगा ना। तो देखिए, अभिभावक भी राजी नहीं होंगे, कहेंगे अरे मेरा बच्चा यही करेगा क्या। ठीक है, फिर छात्र भी कहेंगे अरे हम इसी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं क्या। फिर मानसिक तौर पर उनको क्या, सबसे पहले मानसिक तौर पर उनको तैयार करना पड़ेगा। तब एक ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ है इसके लिए। ठीक है ना, कुछ लोग हैं ऐसे जो, देखिए, स्किल को कुछ लोग मानते हैं, मैं मान रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ अभिभावक या छात्र ऐसे ही कहते हैं कि नहीं हम पढ़ रहे हैं इसीलिए क्या, कि हम आपको स्किल करें, मतलब कारपेंटर बने, बढ़ई बने, पेंटिंग करें। ठीक है, ये सब चीज़ें हम करें। तो इसमें क्या किया जाता है, मानसिक तौर पर तैयार करना पड़ता है, चुनौतियाँ होती हैं इसकी। ठीक है, फिर सामाजिक स्थितियों की अभाव होती है। देखिए, सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों, अब जैसे सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों की इसलिए अभाव हो जाती है क्योंकि बच्चे, वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है ना समाज का, उसमें सबसे पहला होता है नौकरी का, सरकारी नौकरी का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और आइए नेक्स्ट, नियोजन और संशोधन के अभिभावक और अन्य नागरिकों का सहायता का अभाव हो जाता है, और कोई सहायता भी नहीं कर पाता है अभिभावकों को या अन्य नागरिक, और साथ में नियोजन भी उस तरह का नहीं होता है इसके कारण। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे एकीकृत पाठ्यक्रम। देखिए, इस पाठ्यक्रम का जन्म, यानी एक मनोवैज्ञानिक थे सीधा, गेस्टाल्टवाद के परिणाम स्वरूप अमेरिका विद्यालय में हुआ है। क्लियर है ना, क्या है कि गेस्टाल्टवाद के परिणाम स्वरूप अमेरिका विश्वविद्यालय में हुआ है। और ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको VVI भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, VVI। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं कि गेस्टाल्टवादियों के स्वरूप ने किस पाठ्यक्रम का उद्भव हुआ, तो आंसर हो जाएगा एकीकृत पाठ्यक्रम का। क्लियर है। अब मैं दूसरा लैंग्वेज में पूछ दिया, हो सकता है प्रश्न दूसरे लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर वही होगा, क्या क्या, एकीकृत पाठ्यक्रम। आइए फिर देखते हैं, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को एकता के साथ, क्या, एकता के साथ ही समस्त विषय एक दूसरे पर संबंधित होते हैं और एक दूसरे के बाधक न होकर ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ठीक है, क्या कहा गया कि एक दूसरे को बाधित नहीं करेंगे बल्कि उसके सहयोग करेंगे और उसी से क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है, हम लोग देखते हैं किसी बुक में कुछ, किसी बुक में कुछ, लेकिन हम लोग जो मैटर अच्छा होता है उसको इंक्लूड करके हमने क्या कर देते हैं, एक चीज़ नोट्स बना लेते हैं। तो वही चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके गुण क्या है। तो देखिए, गुण है कि इस छात्र में विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विषय हैं और ज्ञान एक साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। फिर आइए, बालकों को जीवन में उपयोगी शिक्षा प्रदान कर देते हैं, यानी जीवन उपयोगी हो जाती है, जीविकोपार्जन की शिक्षा हो जाती है इसके साथ में। फिर रुचि पर पूर्णतः ध्यान रखा जाता है कि किस तरह का बच्चा, किस तरह का सिलेबस उसको दिया जाए। ठीक है, यानी विषय दिया जाए तो रुचि का ध्यान रखा जाता है। छात्र साथ में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है और नवीन ज्ञान और पूर्ण ज्ञान को सरलता से किया जाता है। तो आइए दोस्तों, यानी नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान से सरलता से संबंधित किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्या, बताइए इसके कुछ दोष। तो यह शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है। क्लियर है, शिक्षकों को बहुत अधिक समय लगता है, ये भी सही है। देखिए, कार्यभार तो बढ़ाएगा ही, यानी दोष हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा, देखिए एक, अच्छा बताइए, एक बुक है यहाँ पे और यहाँ से सभी बुक को इंक्लूड किया जा रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा ही, यानी इसी को तो एक ही पाठ्यक्रम करते हैं। यानी बहुत सारे सिलेबस से एक पुस्तक को बनाना, बहुत सारे पुस्तकों को सिलेबस लेकर एक पुस्तक को बनाना एकीकृत पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है कार्यभार बढ़ेगा ही, साथ में समय भी लगेगा। ठीक है, और एकीकरण में कठिनाई भी होगी। आप जब एकीकरण करोगे ना तो कठिन, उसमें पता ही नहीं चलेगा किसको कहाँ रखे, किस तरह से रखा जाए। ठीक है, साथ में सभी विषयों को एक साथ एकीकरण करना संभव नहीं है। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आप जो पढ़ाते हो किस कॉलेज में पढ़ाते हो, तो मैं UP गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ाता हूँ। यानी हम अभी संविदा पर हैं और हम भी आप लोग की तरह संघर्ष कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग फिर पढ़ें केंद्रीकृत एवं विकेंद्रित पाठ्य चर्चा। तो ध्यान रखिएगा, यह पाठ्य चर्चा निर्माण सामग्री के संबंधित निर्णय योजना की प्रक्रिया इत्यादि कार्यान्वयन एवं राष्ट्रीय केंद्रित कार्यालय है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीकृत मतलब केंद्र से, क्लियर है, केंद्र से जो पाठ्यक्रम लागू होता है, जो केंद्रीय विद्यालय में होता है, उस पाठ्यक्रम को हम क्या कहते हैं, केंद्रीकृत। मतलब सभी जगह, सारे स्टेट में एक ही तरह का, जो उनके स्कूल है तो एक ही तरह का पाठ्यक्रम होगा। क्लियर है ना, यही कहा जा रहा है। और इसमें जो हेड होते हैं ना, कार्यालय द्वारा दिया जाता है, जिन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी कहते हैं। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ही सारे निर्णय लेते हैं और वहीं से उनका कार्यभार, जो भी चीज़ें हैं, योजना, जो भी प्लानिंग है, वो वहीं से संभालते हैं। क्लियर है। नागेल ने कुछ कथन किया था केंद्रीय विद्यालय की चर्चा में, कहा कि केंद्रीकृत पाठ्य चर्चा प्रणाली
केंद्रीय एवं राष्ट्रीय सरकार एवं प्रमुख नीतिगत भूमिका निभाती है। तो ये है नागेल जी का, और ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है नागेल जी का कथन। आइए हम इसके लाभ पढ़ते हैं। तो देखिए इस इसका प्रयोग देश के सभी विद्यालयों में किया जाता है। देखिए केंद्र जो नीति बनाई, देखिए जैसे 2020 का जो न्यू शिक्षा नीति आया है वो सभी विद्यालयों में क्या होगा, लागू होगा। यानी क्योंकि इसके पूरे केंद्र किसी ने बनाया ये नीति, तो संसद ने बनाया यानी केंद्र सरकार ने बनाया, तो इसलिए पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, फिर आइए राष्ट्रीय लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त कर लिया जाता है। आसानी से हम इसके लक्ष्य जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए कि हमें 2020 तक मान लीजिए कि सबको शिक्षित करना है, एक लक्ष्य है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे और इसी तरह से हम क्या करेंगे, लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार की मदद है। ठीक है, और वो सारे राज्यों में लागू होगा जो भी चीज़ें होंगे, तो उसमें हम लोग आसानी से लक्ष्य भी प्राप्त कर लेते हैं। फिर कहा जा रहा है पाठ चर्चा को समानता होने के कारण शैक्षिक विवादों को सरलता से निपटा जा सकता है। देखिए मैंने कहा ना कि पाठ्यक्रम जो भी होगा सारे स्टेट में जो होंगे वो एक ही तरह के होंगे, यदि सेंट्रलाइज स्कूल है तब। ठीक है ना, और यदि कुछ विवाद है तो उससे निपटा भी जा सकता है। जैसे कर्नाटक में हिजाब विवाद चल रहा था, ठीक है, तो इससे देखिए निपट गए ना, सारे लोग हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन क्या कहा गया कि समान कोड होना चाहिए सभी चीज़ों को। ठीक है, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्लियर है। अब आइए, घर पर आप क्या पहन रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए जब आप सेना में चले जाओगे तो सेना का ही वर्दी पहनना होगा। ठीक है, इस पुलिस में हो तो पुलिस की वर्दी पहनो। यूनिफॉर्म में जहाँ यूनिफॉर्म लागू है वहाँ पे आप अपना पहनो। मैं किसी भी धर्म का बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म जहाँ लागू है वहाँ पे यूनिफॉर्म पहनो। नहीं तो आप घर में हो, बाजार घूम रहे हो, किस तरह का ड्रेस पहन रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, आप घूमो, कोई नहीं रोकने वाला। आइए नेक्स्ट, पाठ चर्चा को समानता होने के कारण शैक्षिक हो गया ना। फिर आइए नेक्स्ट कहा जा रहा है विद्यालय को, देखिए जब एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण होना है तो कोई समस्या नहीं होती है। मैंने क्या कहा था कि देखिए मानिए किसी के पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, आज उनकी ट्रांसफर है कानपुर, और कानपुर के जो स्कूल केंद्रीय विद्यालय है इसमें इनका लड़का पढ़ रहा है, लेकिन आगे वाले दिन में चला गया ये मेरठ, इनका ट्रांसफर कहाँ हो गया, मेरठ। अब इनका लड़का का एडमिशन कहाँ कराना पड़ेगा, मेरठ ही कराना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अपना फैमिली के साथ जाएंगे ना, तो मेरठ कराने में तो इनका एडमिशन जो होगा ना आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये किसमें, ये केंद्रीय विद्यालय में जाकर कराएंगे। ठीक है, इसलिए आइए उसके बाद देखिए क्षेत्रीय भाषा के पाठ्यक्रम इत्यादि का कोई समस्या नहीं होगा। सभी इंग्लिश हिंदी जो भी चीज़ें इंग्लिश हिंदी तो चलता ही रहेगा, इसलिए उसमें कहा गया क्षेत्रीय भाषा का कोई भी समस्या नहीं रहेगा। आइए कुछ इसके हानि भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, फिर क्षेत्रीय स्थानीय तत्वों को अनदेखी किया जाता है। मैंने कहा ना ये क्षेत्रीय भाषा पर कोई समस्या नहीं होती है, तो देखिए इन्होंने सीधे कहा कि इस पर क्या होगा, अनदेखी होता है। फिर ज्ञानात्मक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाता है, सांस्कृतिक पक्ष पर नहीं दिया जाता है। फिर छात्रों को मूल्यांकन में कठिनाई होती है, और साथ में परिचर्चा के स्वरूप अत्यंत कठोर होता है। ध्यान रखिएगा, सभी पढ़ाई तो जम के होती है। आइए विकेंद्रित पाठ्यक्रम, तो देखिए दोस्तों इसकी जो जिम्मेदारी होती है ना वो किसकी होती है, राज्य सरकारों के ऊपर होती है, और केंद्र सरकार समय समय पर क्या करते हैं, इसके सुझाव देते हैं तथा वित्तीय निर्देश मतलब दिशा देते हैं, सुझाव देते हैं, साथ में वित्तीय सहायता भी देते रहते हैं, और जो गुणवत्ता के लिए शिक्षा नीति बनाई जाती है वो भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विकेंद्रित पाठ्य चर्चा जो है वो किसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ठीक है ना। आइए दोस्तों कुछ इसके हम लोग लाभ पढ़ लेते हैं। तो देखिए जब आप ये पढ़ लोगे ना तो ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन यदि मैं कह रहा हूँ कि यदि बन जाए तब, ठीक है ना, क्या कहा जा सकता है, आसानी से निकाल लोगे। आ जाओ फिर देखो, ऐसे लोग जो आवश्यकता एवं आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं, ठीक है, जहाँ आवश्यकता वहाँ आकांक्षा का पूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, पूर्ण नहीं पूर्ण हो जाएगा। फिर आइए उस क्षेत्र एवं स्थानीय लोगों को संस्कृति परंपराओं का संरक्षण करता है, और साथ में सृजनात्मक और अन्वेषण को बढ़ावा देता है, और इसमें शिक्षक और समुदाय के लोगों को क्या होता है, मधुर संबंध भी होता है, स्थापित कर लेते हैं। साथ में पाठचर्चा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे देता है। ठीक है ना, तो जब चीज़ें रहेंगी तो क्षेत्रीय टीचर रहेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे संबंध जो होंगे मधुर हो जाएंगे। साथ में उसी भाषा में हम लोग क्या करेंगे, अन्वेषण करने लगेंगे, यानी खोज करने लगेंगे। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम विकेंद्रित पाठ्यक्रम की हानि। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा हानि जो है ना, प्रशिक्षित शिक्षकों जो होते हैं ना वो स्थानीय स्तर पर नहीं मिल पाते हैं, इसलिए अत्यधिक कठिन होता है। फिर छात्रों को जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उससे सामग्री में बहुत विस्तृत नहीं होता है। साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान नहीं होता है, और तथा विद्यालय एक दूसरे से स्थानांतरण की समस्या होती है। जब आप दूसरी जगह एडमिशन कराओगे तो वहाँ पे कुछ समस्याएं होंगी। हाँ दोस्तों, पाठ्यक्रम के प्रभावित करने वाले घटक या कारक जो भी चीज़ें हैं ये आपको लिखने हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो घटक होते हैं ना, वो घटक जो होते हैं ना, तो आपके प्रश्न में पूछा जाता है जब सब्जेक्टिव होता है तब, कि पाठ्यक्रम के प्रभावित करने वाले घटक क्या हैं, क्या कारक क्या हैं, तो आप ये सब इंक्लूड कर दोगे, और सब्जेक्टिव होगा तो और इसके बारे में कुछ कुछ लिख दोगे, ये हेडिंग बनाओगे और इसके बारे में कुछ कुछ लिख दोगे। ठीक है, तो नंबर आ जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो 3 दे दिया जाएगा, और एक इसमें से कोई गलत दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा निम्न में से कौन से पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये पढ़ लीजिए अच्छे से। शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का उद्देश्य, परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समिति, शासन पद्धति, राष्ट्रीय समिति और सामाजिक परिवर्तन। क्लियर है, तो ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, फिर देखिए और चीज़ें अभी पाठ्यक्रम के सिद्धांत के अनुसार उपागम के गुण हैं। ये क्या है, पाठ्यक्रम सिद्धांत के अनुसार उपागम के गुण हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, यह पाठ्यक्रम को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। कैसा है? मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक विकास होता है, सामग्री स्वयं तैयार करना होता है, श्रम के महत्व को ध्यान दिया जाता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है। देखिए यहाँ बात आ गई, करके सीखना। ठीक है, विद्यार्थियों को विश्वास पैदा करना होता है और भावी जीवन में तैयार करना होता है। और कुछ इसके सीमाएं भी हैं। तो देखिए सीमाएं क्या है, यानी रुकावटें क्या क्या है। तो देखिए, व्यापक क्रियाओं का अभाव हो जाता है, क्रियाओं को सीमित समय होते हैं, प्राचीन अनुभव का महत्व होता है, संपूर्ण शिक्षा प्रदान हो सकना, अतीत का अवहेलना और तर्क सत्य का अवहेलना। तो ध्यान रखना, जब सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो इसके बारे में कुछ कुछ लिख देना पढ़ के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ठीक है, सेकंड पेपर से पूछे जाने वाले ये सब प्रश्न है सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव जब बनेगा तो 3 दे देगा, इसमें से 1 गायब कर देगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट पढ़ते हैं। क्रोमियम ने कहा, जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए। तो ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्टिव बनेगा तो पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए। तो क्रोमियम। क्लियर है ना। फिर पूछा जा सकता है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है। तो ब्रूनर जी। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर गांधी जी की बुनियादी शिक्षा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम पर आधार मानती है। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को आधार मानती है, क्यों। अब आपको उसमें बना बना के लिखना है। और क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया है जब सब्जेक्टिव बनेगा तो। ठीक है, और हेडरसन की एकीकृत पाठ्यक्रम ने कहा, हेडरसन के कुछ पाठ्यक्रम जो एकीकृत पाठ्यक्रम है उसको कहा, क्या कहा, मतलब परिभाषा दिया पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम को, यह विषय के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है ना, ये सब मैं आपको यहाँ लिखवाया हूँ। ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी इनको इंक्लूड कर सकते हो। साथ में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा अध्यापकों के बारे में, क्या कहा कि अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। और आप लोग इसी तरह करिएगा, आप स्वयं जलिएगा और स्वयं जलकर संसार को क्या करिएगा, प्रकाश फैला दीजिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है। और यदि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा दोस्तों से। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के चक्कर में ना रहे, तैयारी हमारी दोनों मोड से है। हो सकता है कल आपको क्लास ना मिले, हो सकता है मे बी, मैंने कहा है। ठीक है ना, कंफर्म नहीं कि मतलब क्लास कल नहीं लगेगा, क्योंकि कल थोड़ी सी घर पे पूजा है और पूजा में हो सकता हूँ मैं बिजी हो गया तो फिर क्लास नहीं मिलेगी। और यदि मैं थोड़ा सा टाइम मिल गया तो आपको क्लास जरूर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में।